अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक्चर 22 ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट। और प्रीवियस लेक्चर से हम एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़ रहे थे। ये उसका सेकंड और लास्ट पार्ट है। नंबर 7 इज फैंटेसी फ्रेमवर्क। These frameworks are designed to lift the audience beyond the real world to an imaginative experience। जी, लोगों को फैक्ट्स एंड फिगर से दूर एक इमेजिनेशन के अंदर जो है वो ले जाया जाता है, क्योंकि फैंटेसीज का ताल्लुक इमेजिनेशंस के साथ है। सम फीचर्स में बी रियल, अदर्स में बी कम्प्लीटली इरेशनल। हर वो चीज़ जो इमेजिनेटिव होगी, इमेजिनेटिव तो कुछ भी हो सकती है, लिहाजा वो उसका लॉजिकल होना ज़रूरी नहीं है। तो कुछ उसमें चीज़ें लॉजिकल भी हो सकती हैं, टेंजिबल भी हो सकती हैं, कुछ इमेजिनेटिव भी हो सकती हैं। Irrational and illogical ads usually have more clear recall। जी, जितनी irrational या illogical होगी उतना ही उसको recall करना आसान होगा, क्योंकि लोग आमतौर पे जो चीज़ें मौजूद नहीं है रियल लाइफ के अंदर उसको इमेजिन करते हैं। तो जब वो थोड़ी वियर्ड होंगी, डिफरेंट होंगी, यूनिक होंगी, तो उसको याद रखना और याद करना ये ज़्यादा आसान हो जाता है। मोस्ट कॉमन फैंटेसी थीम्स आर लव एंड रोमांस। आमतौर पे इन्हीं दो थीम्स के ऊपर जो है वो कमर्शियल्स डिज़ाइन की जाती हैं। फैंटेसीज में भी अ ड्रीम वेकेशन स्पॉट और क्रूज शिप टू डिलीशियस पिज़्ज़ा। कुछ भी जो चीज़ है वो फैंटेसाइज की जा सकती है। वो खाने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं, वो एक रिक्रिएशनल ट्रिप भी हो सकता है, वो एक शिप जो है उसके ज़रिए आप सफ़र कर रहे हैं क्रूज़ के ज़रिए, वो भी हो सकता है। आम तौर पे जो फैंटेसीज़ का थीम है ये आपको परफ्यूम्स में, कोलोन्स में, गारमेंट्स में, इस तरह की चीज़ों में मिलेगा। B2B में ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होता, क्योंकि B2B ज़्यादा रैशनल बेस्ड चीज़ों के ऊपर फोकस करता है। तो अब मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ। जी, इसकी पहली जो एग्जांपल है वो ड्रीम वेकेशंस है या हनीमून पैकेजेस हैं, जिसमें आपको बहुत रोमांटिक वेकेशंस जो है उनका तासुर दिया जाता है और ऐसी प्लेसेस दिखाई जाती हैं जिसमें एक नेचुरली बहुत खूबसूरत जो सीन्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होते हैं। ऐसे मनाजर जो आपने पहले नहीं देखे या आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया उनका। फिर उसके साथ कई एक्टिविटीज़ को जो आप करना चाहते थे लेकिन आप रूटीन लाइफ में कभी कर नहीं सके, स्विमिंग है या जेट स्काइंग है या स्कूबा डाइविंग है, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने ना कभी प्रैक्टिकली किया, ना आपने इसको कभी इमेजिन किया था। तो अब आपको जो मुख्तलिफ फैंटेसीज़ हैं इनकी वो बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं कि आप इस ट्रिप में ये सारी जो ख्वाहिशात हैं अपनी वो पूरी कर सकते हैं। तो ऐसी लोकेशंस, ऐसे सीन्स, ऐसे एक्सपीरियंसेस, इनको हाईलाइट किया जाता है इन एड्स के अंदर। तो ख़ुद ये आपको अपील करती हैं कि जी आप इन चीज़ों की तरफ जाएं, इनको बाय करें, इन सर्विसेज को हायर करें या फ़लाँ जो डेस्टिनेशंस हैं वहाँ तक जाएं। इसी तरह जैसे मैंने बताया था कि कोलोन्स में या परफ्यूम्स में जो फैंटेसीज़ का इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप यहाँ देखें कि कैल्विन क्लेन जो है वो एक परफ्यूम का ऐड दे रहे हैं जिसमें एक बड़े नेचुरल जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं वो दिखाए गए हैं। फिर इसमें ब्यूटीफुल मॉडल्स को यूज़ किया जाता है। उसके जो ड्रेसेस हैं, कॉस्ट्यूम्स हैं, वो बड़े खूबसूरत और बड़े लग्जरियस और स्पेशली डिज़ाइन जो है वो कॉस्ट्यूम्स तैयार किए जाते हैं, ताकि एक पूरा जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है उसका तासुर दिया जा सके, एक फैंटेसी जो है वो कायम की जा सके। और जो परफ्यूम है उसकी खुशबू जो है उसके बारे में भी तासुर दिया जाता है कि दिस इज़ आउट ऑफ वर्ल्ड। सो इन दिस वे आपको ये सारी चीज़ें जो है वो अपील कर रही होती हैं। नंबर 8 इज़ इंफॉर्मेटिव फ्रेमवर्क टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन टू द ऑडियंस इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। यानी इस ऐड का मकसद ही जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाना है। वो इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में भी हो सकती है, उसके इस्तेमाल के बारे में भी हो सकती है, उसके बेनिफिट्स के बारे में भी हो सकती है, या उसको इस्तेमाल करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना है उसके हवाले से भी हो सकती है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें शामिल की जा सकती है। एक्सटेंसिवली डिज़ाइंड फॉर रेडियो एड्स। चूँकि इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है, विजुअल्स नहीं होते, तो इसलिए इसके लिए जो बेहतरीन मीडियम है वो रेडियो बनता है। Not very suitable for TV or print ads because customers do not pay attention to details। अगर हम इस ad को रेडियो की बजाय टीवी या न्यूज़पेपर में देना चाहें
तो ज़्यादा सूटेबल नहीं रहेगा, क्योंकि लोग जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, ज़्यादा डिटेल्स की तरफ वो तवज्जो नहीं देंगे। Customers who are highly involved in a product category pay more attention. तो ये उन्हीं कस्टमर्स के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जो किसी प्रोडक्ट में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, उसको जानने के लिए, उसके फीचर्स को जानने के लिए, उसके मुख्तलिफ यूजेस को जानने के लिए, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, उसके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके बारे में जानने के लिए। तो इसकी मैं मिसाल आपको नेक्स्ट स्लाइड में देता हूँ। जैसे अब गवर्नमेंट के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, उनके जो मैसेजेस हैं वो देखते हैं या सुनते हैं। वैसे तो टेलीविज़न पे भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये रेडियो पे चलते हैं, जिसमें जैसे कपास के काश्तकारों के नाम, अहम पैगाम। अब इसमें जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो बताता है कि आपकी ज़मीन किस तरह की होनी चाहिए, उसकी तैयारी कैसे करनी है, आपने बीज कौन सा इस्तेमाल करना है, वो कहाँ से मिलेगा आपको, फिर आपने फसल कैसे बोनी है, आपने फसल को पानी कैसे देना है, कितने अरसे में वो तैयार हो जाएगी, उस पर आपने फर्टिलाइज़र कैसे इस्तेमाल करनी है, आपने जो कीड़े मार अद्वियात हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, फिर फसल को काटना कैसे है, उसकी हिफाजत कैसे करनी है, सेहतमंद फसल कैसे मिलेगी, उसकी जो पैदावार है वो कितनी होनी चाहिए। ये सारी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होती है, तो इसके लिए जो रेडियो का मीडियम है वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इन दिस वे ये जो ऐड है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड फ्रेमवर्क के ऊपर तैयार किए जाते हैं। अब ये जो फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ साथ जो क्रिएटिव्स हैं वो दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे वो डिसाइड करेंगे कि कलर, जो थीम कलर है वो किस तरह का होगा, डायनामिक्स कौन से यूज़ किए जाएंगे, लाइट किस तरह की होगी, फिर अगर वो प्रिंट ऐड है तो उसका साइज़ कितना होगा। फिर मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये किसी न किसी अपील के साथ रिलेटेड होते हैं, तो जिस तरह की अपील यूज़ की जाएगी उसी तरह का फ्रेमवर्क भी यूज़ किया जाएगा। मिसाल के तौर पे जो स्लाइस ऑफ लाइफ है या ड्रामाटाइजेशन है, इन दोनों का ताल्लुक आप जो फियर अपील है उसके साथ बना सकते हैं। सिमिलरली जो एनिमेशंस हैं उसको आप ह्यूमर अपील के साथ एसोसिएट कर सकते हैं। जो टेस्टिमोनियल्स और डेमोन्स्ट्रेशन है इसे रैशनल या इमोशनल दोनों के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। इसी तरह से जो फैंटेसी का फ्रेमवर्क है और दूसरी तरफ जो सेक्स अपील है ये भी एक दूसरे के साथ लिंक किए जा सकते हैं। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स, यानी एडवर्टाइजमेंट में जो लोग दिखाए जाएंगे वो कौन लोग हो सकते हैं। तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे सेलिब्रिटीज़ हैं, मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इन्हें, ये लाइकेबल भी होते हैं और अफेक्टिव भी होते हैं, लोग इन्हें जानते भी हैं, पसंद भी करते हैं। फिर बाज़ दफ़ा जो कंपनीज के सीईओज हैं वो भी एज सोर्स एडवर्टाइजमेंट में आपको नज़र आते हैं। मसलन अगर कोई बड़ी कंपनी है और उसका एक बड़ा जो एक अच्छी पर्सनैलिटी का एक अफेक्टिव सीईओ जो है वो आपको नज़र आता है, तो ये उस एडवर्टाइजमेंट की वर्थ या उसकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने में हेल्पफुल हो सकता है। बहुत सारी ऐसी छोटी कंपनीज हैं जिनके सीईओज खुद अपने ब्रांड्स को प्रमोट करते नज़र आते हैं और ये बड़ा सक्सेसफुल वे हो सकता है। फिर एक्सपर्ट्स हैं, जैसे मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, ये टीचर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, ये कोई और लोग हैं, तो वो एक्सपर्ट्स अपने अपने ओपिनियन देते हैं ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स के बारे में। और फिर टिपिकल पर्सनस हैं जिसमें आम लोग हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ये सारे लोग एज सोर्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट शामिल किए जा सकते हैं। फिर अगली चीज़ है कि जो सोर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होनी चाहिए। तो उसमें याद रखें कि सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक है वो क्रेडिबिलिटी है। अगर सोर्स में क्रेडिबिलिटी पाई जाती है तो वो एक बेस्ट इफेक्टिव सोर्स जो है वो बन सकता है। अब ये क्रेडिबिलिटी मुख्तलिफ चीज़ों से मिलके बनी है, जिसमें अट्रैक्टिवनेस भी है, ट्रस्टवर्दीनेस है, इसमें सिमिलैरिटी भी है, इसमें एक्सपर्टीज़ भी हैं, इसमें लाइकेबिलिटी भी है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इनकी डेफिनेशंस बताता हूँ। जो टर्म्स मैंने आपको बताई पिछली स्लाइड में उनकी ब्रीफ डेफिनेशंस आपके सामने। क्रेडिबिलिटी से मुराद है बिलीवेबिलिटी ऑफ सोर्स, कि कितना ज़्यादा उस पर हम यकीन कर सकते हैं। अट्रैक्टिवनेस से मुराद उसकी फिजिकल और पर्सनैलिटी, चार्म या ब्यूटी है। ट्रस्टवर्दीनेस से मुराद है लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, लोग कितना ज़्यादा उसको मानते हैं।
उसकी बात को समझते हैं या उसकी बात को कबूल करते हैं। सिमिलैरिटी से मुराद है कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है फिट है विद द मैसेज। जो बंदा मैसेज देने वाला है उसकी अपनी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और जो मैसेज है उसकी अपनी ट्रेड्स क्या हैं, तो क्या दोनों एक दूसरे के साथ मैच करती हैं या नहीं। एक्सपर्टीज यानी वो अपनी फील्ड में एक प्रोफेशनल होना चाहिए। लाइकेबिलिटी से मुराद है कि जो कंज्यूमर्स हैं या कॉमन पीपल हैं वो उस पर्सन को एडमायर भी करते हैं, उसको पसंद करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं अगर मौजूद होंगी तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। इसके बाद है जी क्रिएटिंग एन एडवर्टीजमेंट। तो अब देखें हमने एडवर्टीजमेंट से मुतालिक जो भी डिटेल्स हैं वो पढ़ ली हैं। अब देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं इसकी क्रिएशन के लिए। तो सबसे पहले तो क्रिएटिव ब्रीफ जो है वो तैयार किया जाता है, जिसमें जो मैसेज का थीम है वो सेट किया जाता है। ये ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। उसके बाद मीन्स एंड चेन थ्योरी हमने पढ़ी थी कि किस तरीके से मीन्स, कौन कौन से मीन्स होते हैं और उसका जो एंड रिज़ल्ट है वो क्या निकलता है। तो इस फ्रेमवर्क को भी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम यूज़ करेंगे। तीसरे नंबर पे जो मैसेज की स्ट्रेटजी हम कौन सी यूज़ करेंगे वो तय करेंगे। उसमें कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज़ हो सकती हैं, अफेक्टिव हो सकती हैं, कॉग्निटिव हो सकती हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे कि कौन से सोर्स को हम यूज़ करेंगे। अभी जो हमने सोर्सेज की बात की कि सीईओ भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हो सकती हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं और ख़ुद कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं। इसके बाद देखेंगे कि लेवरेज पॉइंट्स हमारे क्या हैं, हमारे जो मेन हेडिंग है एडवर्टाइजमेंट की वो क्या होगी और सब हेडिंग्स क्या होंगी और ये किस तरफ को कंक्लूड करेंगी, किस तरफ को लेके जाएंगी जो व्यूअर्स हैं उनको। हमारा जो फोकस है ऐड में वो किस चीज़ पे होगा। इसके बाद कौन सी अपील हम यूज़ करेंगे। तो बहुत सारी टाइप्स हमने अपील्स की पढ़ी, उसमें से जो भी अप्रोप्रिएट टाइप है वो हम यूज़ करेंगे और इसी अपील की बेस पे नंबर 7 पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क हमारे मैसेज के लिए बेहतर रहेगा। उसका डिसीजन करेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी तो हमारा एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो तैयार हो जाएगा। फाइनली हमने जो एडवर्टाइजमेंट है उसको अफेक्टिव बनाना है और इसके लिए हम 7 प्रिंसिपल्स जो है वो यूज़ करते हैं, जिसमें सबसे पहले है विजुअल कंसिस्टेंसी। देखें, जो ऐड के अंदर हम विजुअल्स यूज़ करते हैं, जब उन्हें बार बार दिखाया जाता है, ऐड को बार बार चलाया जाता है, तो ये विजुअल्स जो है वो कस्टमर की मेमोरी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। पहले ये उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी का हिस्सा बनते हैं, लेकिन जब कंसिस्टेंटली वो देखता रहता है उन एड्स को, कमर्शियल्स को, तो फिर ये उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाता है। अब हमारा जो असल मकसद है वो यही होता है कि उसको उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बनाया जाए, ताकि जब ब्रांड को रिकॉल करे तो वो इजीली रिकॉल हो सके, जब ब्रांड को रिकग्नाइज करने की बारी आए तो वो इजीली उसे रिकग्नाइज कर सके। ये सारी चीज़ें उस ब्रांड की जो रैंकिंग है वो बढ़ा देंगी। जब वो कस्टमर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या ब्रांड को ख़रीदना चाहेगा तो उसके जहन में जो टॉप रैंक ब्रांड्स हैं उसमें वो शामिल हो जाएगा। इसके बाद है कैंपेन ड्यूरेशन। तो देखें, मकसद वही है कि हमने एक कमर्शियल को इतना अर्सा चलाना है कि हमारी जो प्रोडक्ट या ब्रांड या सर्विस या कंपनी है वो उस कस्टमर की लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बने। अब मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए ये मुख्तलिफ ड्यूरेशन हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 6 मंथ्स जो है वो इसके लिए सूटेबल समझे जाते हैं। इसके बाद रिपीटेड टैग लाइन्स। जब हम मुख्तलिफ जो विजुअल्स हैं वो यूज़ करते हैं तो उसके अंदर अपनी जो ब्रांड की एसोसिएशंस हैं उनको दिखाया जाता है। उसमें ब्रांड का नेम है, उसके जो थीम कलर है, उसका जो फॉन्ट है, लिखने का तरीका है, उसका साइज़ है, उसकी टैग लाइन है, उसकी जिंगल्स हैं, यानी जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो बार बार दिखाई जाती हैं, क्योंकि जो एड्स हैं वो तो चेंज हो जाते हैं लेकिन जो ब्रांड की एसोसिएशंस हैं वो चेंज नहीं होती। लिहाजा ये कस्टमर की जो मेमोरी है उसका हिस्सा बने रहती हैं। फिर कंसिस्टेंट पोजीशनिंग है। हमारे जो ब्रांड्स की पोजीशनिंग है वो थ्रू आउट इट्स लाइफ चेंज नहीं होती। अगर चेंज करनी भी पड़े तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिस पे बजट भी लगता है और इस पे टाइम भी लगता है, लेकिन आम तौर पे जो पोजीशनिंग है वो सेम रहती है, कंसिस्टेंट रहती है और ये कंज्यूमर का जो कॉग्निटिव मैप और कॉग्निटिव थिंकिंग है उसका हिस्सा बन जाती है।
जब वो उस ब्रांड को ख़रीदना चाहता है तो खुद ब खुद वो पोजीशनिंग उसके जहन में मौजूद होती है। जैसे आप देखें कि हलीब दूध जो है उसकी पोजीशनिंग है गाढ़ा दूध, और जो मिल्क पैक है उसकी पोजीशनिंग है खालिस दूध। तो जब भी हम गाढ़ा या खालिस के वर्ड सुनते हैं तो हमारे जहन में उनसे जो रिलेटेड ब्रांड्स या प्रोडक्ट्स हैं वो आ जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी पोजीशनिंग बड़ी अच्छी और बड़ी कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है कि जो इन वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर देती है ब्रांड्स को। इसके बाद है जी सिंप्लिसिटी, ईजियर टू कॉम्प्रीहेंड, रीड एंड रिमेंबर। देखें जितना सिंपल ऐड होगा उसको याद रखना, उसको रिकॉल करना, उसको समझना उतना ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। फिर सिंप्लिसिटी की अपनी एक ब्यूटी होती है, अपनी खूबसूरती भी होती है। आइडेंटिफाइबल सेलिंग पॉइंट, ad must show an identifiable selling point. A selling point may be price, quality, convenience, luxury, etc. कोई एक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए जो मैसेज जा रहा है कंज्यूमर को कि वो एक प्रोडक्ट को या ब्रांड को क्यों ख़रीदे। क्या वो इसलिए ख़रीदे कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, या इसलिए ख़रीदे कि उसकी प्राइस कम है, या इसलिए ख़रीदे कि उसकी वजह से उसका जो स्टेटस है वो बढ़ेगा। वो कुछ भी हो सकता है। A viewer should catch this point during watching the advertisement. Only one point should be highlighted in one advertisement. देखें एक प्रोडक्ट में एक से ज़्यादा जो सेलिंग पॉइंट्स हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक एड डिज़ाइन किया जाएगा तो उसमें कोशिश करनी चाहिए एक ही पॉइंट को हाईलाइट किया जाए ताकि कस्टमर उसे बआसानी याद रख सके। क्रिएट एन इफेक्टिव फ्लो, जी जो आपका जो एडवर्टीजमेंट है, चाहे वो प्रिंट है या टीवी के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू है, तो उसमें जो फ्लो है, कंसिस्टेंसी है, वो रहनी चाहिए। इन प्रिंट एड रीडर्स आई शुड मूव इजीली टू ऑल ऑफ द की पॉइंट्स, और टीवी की जो एड हैं उनके लिए फ्लो शुड बी इन अ मैनर दैट लीड्स द कंज्यूमर टू द अप्रोप्रिएट एक्शन, कि इस तरह का फ्लो होना चाहिए कि एंड रिजल्ट ये हो कि उसने वो प्रोडक्ट ख़रीदनी है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में यानी 21 और 22 में मुख्तलिफ जो एडवर्टीज़मेंट के फ्रेमवर्क्स यूज़ किए जाते हैं उनकी डिटेल्स पढ़ी, और फिर हमने ये देखा कि जो अपील्स हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से जो एग्जीक्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं उनके साथ रिलेटेड हैं। थैंक यू वेरी मच।